साथियों, अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया था और आप चाहते हैं साथियों कि एसएससी जीडी में जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी थी, यानी कि जो पहली पोस्ट आपने चुनी थी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक साथियों में मॉडल पेपर लेकर आप सभी के लिए आया हूं। मेरा मानना है साथियों कि अगर इस मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न को आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो बहुत आपको फायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में परीक्षा वाले दिन। क्योंकि अगर बात करें साथियों, इसमें आप सबसे पहले 20 प्रश्न देखेंगे हिंदी के, जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान के बड़े ही टॉप लेवल के और बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाहित किए गए हैं। 20 प्रश्न जीके जीएस के होंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग के और फिर मैथ के, यानी कि चारों सब्जेक्ट को, चारों विषय को साथियों समाहित किया गया है इस एकमात्र क्लास में। तो सिलेक्शन के लिए साथियों इस क्लास को अगर आपने एंट्री किया इस क्लास में तो एंड तक आप लोग देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक होता है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि माल और सामान की बिक्री करने वाला को क्या कहते हैं, यानी कि जो भी अपना माल बेचता है, जो भी अपना सामान बेचता है, तो वो तो साथियों विक्रेता कहलाता है। अब अगर बात करें साथियों माल को खरीदने वाला क्या कहलाता है, तो माल को खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं और बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। दो बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों जब हम लोग बात करते हैं सही वर्तनी के शब्द की है, तो अरण कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना अरण, ऐसे लिखा जाता है। और अरण का साथियों मतलब क्या होता है, अरण का मतलब होता है जंगल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अमृत की अगर बात करें तो अमृत का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि अमृत का समानार्थी शब्द होता है सुधा। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम की अगर बात करें, स्पेशली एसएससी जीडी में खाली जगह वाले प्रश्न बहुत आते हैं। मैं आपको हर मॉडल पेपर में, हर मॉक टेस्ट में बताता हूं। तो अगर ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाए कि पृथ्वी का आकार गोल है, या पृथ्वी का क्षमता गोल है, या स्वरूप गोल है, या पृथ्वी का रूप गोल है, तो खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पृथ्वी का आकार गोल है। उसके बाद देखिए कमर कसना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों अर्थ क्या होता है, हौसला करना, हौसला हारना, तैयार होना, सहारा देना या दर्द देना, बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों किसी काम के लिए तैयार हो जाना क्या कहलाया जाता है, भाई उसने तो कमर कस ली। आंसर यहां पर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि शैक्षणिक साथियों किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है शैक्षणिक, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, इस प्रकार लिखा जाता है शैक्षणिक। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इस गीत की दो चार लड़ियां, यहां पर जो लड़ियां शब्द लिखा हुआ है ना, यहां पर क्या शब्द आना चाहिए, क्या यहां पर कविता आना चाहिए, क्या इस गीत की दो चार झड़ियां सुना दो ये होना चाहिए, या इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो ये होना चाहिए, या इस गीत की दो चार छंद सुना दो। तो मैं कहूंगा साथियों मेरे अकॉर्डिंग तो यहां पर साथियों कड़ियां आना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये आपका सही होगा ना, तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए एक फिर से साथियों खाली जगह का प्रश्न आ गया है। उनकी आपस में लबझड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, खटपट हो गई या फटफट हो गई, क्या कहते हैं साथियों। तो आपने बहुत सारा सुन रखा होगा साथियों, उनकी आपस में खटपट हो गई। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों ये प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग वाला है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है और आने वाले समय में एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। तो सौम्य का साथियों विलोम क्या होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सौम्य का विलोम उग्र होता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी के साथ था, यानी कि बी के साथ था, सॉरी, तो बिल्कुल करेक्ट था। अब सही वर्तनी वाले शब्द को बताइए, यानी कि अगर बात करें साथियों अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी होती होंगी बचपन में, तो अर्धवार्षिक कैसे लिखा जाता है, तो अर्धवार्षिक कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये तो अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो बिल्कुल सही, यानी कि जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ना साथियों अर्धवार्षिक, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि कर्कश का साथियों विलोम क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो कर्कश के साथियों विलोम की बात करें तो क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए देखिए कर्कश मतलब एक तरीके से होता है कटु, ठीक है ना,
कटु होता है, तो ये तो एक तरीके से पर्यायवाची हो जाएगा। तो कह सकते हैं साथियों कर्कश का विलोम जो होगा वो मधुर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य के प्रति द्रोह करने वाले के वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है, यानी कि जो इंसान राज्य के प्रति द्रोह करता हो, द्रोह उसके मन में हो, तो उसको क्या कहेंगे साथियों? उसको राजद्रोही कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको राजद्रोही कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। और अगर साथियों बात करते हैं ना यहाँ पर कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसको राष्ट्र प्रेमी कहेंगे, यानी कि जो राज्य के प्रति द्रोह करता है उसको राजद्रोही कहेंगे, और जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसको राष्ट्र प्रेमी कहेंगे। आपको ध्यान रखना है। शहीद साथियों किसे कहा जाता है? जो भी अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है उसको शहीद कहा जाता है। उसके बाद देखिए जिसकी गिनती ही ना की जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है बताइए। चलिए तो साथियों अगर बात करें जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती उसको तो अगणनीय कहेंगे। गणनीय किसे कहेंगे? गणनीय तो जिसकी गिनती की जा सकती है, लेकिन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसको अगणनीय कहेंगे। बात आपको दोनों बातें साथियों ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद साथियों अगर बात करें अगले नंबर के प्रश्न की, आंसर आपका क्या होगा? जिसकी तुलना ना की जा सके, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, बताइए। चलिए तो जिसकी तुलना ना की जा सके, देखिए जिसकी तुलना की जा सकती हो उसको तो तुलनीय कहा जाता है, तो तुलनीय ये हो जाएगा। लेकिन जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों अतुलनीय कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें साथियों सामान्य ज्ञान के भी आने वाले टाइम में प्रश्न देखेंगे, 20 प्रश्न हिंदी के करेंगे, उसके बाद फिर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद रीजनिंग के, और उसके बाद मैथ के। तो ये क्लास साथियों आपके लिए डेली यहाँ पर होती है, तो चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है अगर ये पढ़ते रहे आप एग्जाम तक तो एग्जाम साथियों बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। मैं आपको उस शिखर तक साथियों पहुंचा दूंगा जिस शिखर पर आपको होना चाहिए, जिस शिखर पर जाने से आपका एग्जाम को क्रैक आप कर पाएंगे। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, एसएससी जीडी में सिलेक्शन आपका इस बार बहुत आराम से होगा, बहुत आराम से। तो अगर बात करें साथियों आंसू का समानार्थी शब्द क्या होगा, यहाँ पर यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसू के तो साथियों बहुत सारे समानार्थी शब्द बनते हैं, आपको भी पता होगा। नयन जल भी कहते हैं, नयन मतलब आंख हो जाएगी, जल मतलब आंखों का जल, तो आंसू को साथियों क्या नयन जल भी कहते हैं, चक्षु जल भी कहते हैं साथियों, आंसू भी कहते हैं, आंसू को क्या कहते हैं साथियों? चक्षु जल भी कहते हैं, नेत्र नीर भी कहते हैं, नेत्र नीर भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर बात करें साथियों क्या राइट आंसर होगा? अश्रु भी होगा, क्योंकि आंसू को अश्रु भी तो कहा जाता है। तो जिनका आंसर कुल मिला के डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि राजा का समानार्थी इसमें से क्या होगा? नृप होगा, वृंद होगा, विप्र होगा या यति होगा। तो यहां पर साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? अगर आपका आंसर यहाँ पर नृप है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राजा को नृप भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि खाली जगह का आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर है कि डैश तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, क्या आएगा? तो कितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, वैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, जैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, या जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों मेरे हिसाब से जो शब्द यहां पर आएगा, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि डी वाला शब्द साथियों खाली जगह में बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे साथियों 20 प्रश्न किसी वजह से शायद नहीं हो पाए, तो अब आपके साथ यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो चुके हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि 20 प्रश्न किसी वजह से टाइप नहीं हो पाए होंगे साथियों सामान्य ज्ञान के। खैर शांत घाटी की अगर बात करते हैं साथियों, शांत घाटी साथियों ये किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? यानी कि वो एक डेट आपसे पूछी जाती है, वो एक तारीख आपसे पूछी जाती है जिस तारीख को साथियों सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, तो 3 जनवरी को साथियों ऐसा होता है। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की यानी कि रिटायरमेंट की आयु कब तक होती है? तो 65 वर्ष की उम्र में साथियों ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को रिटायरमेंट दी जाती है। आंसर आपका अगर है बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो अगर बात करें साथियों एक भरतपुर अभ्यारण्य है, भरतपुर अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर अभ्यारण्य में ही साथियों साइबेरियाई क्रेन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भरतपुर साथियों जो जगह है ना, जिला है, ये भी राजस्थान में है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए।
दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो साथियों इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए विटामिन सी उन चीजों में होता है जो खट्टी चीजें होती है, जैसे कि बात करें संतरे में या नींबू में या आंवले में। तो दूध में साथियों विटामिन सी नहीं पाया जाता। आपका आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि खाने के नमक का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड जो है ना साथियों, ये खाने के नमक का रासायनिक नाम है। आंसर आपका सी के साथ। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। इनको कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही सबसे पहले साथियों नेशनल इनकम की अगर बात करें इसका अनुमान किया था। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कृषि और ग्रामीण के विकास के लिए ऋण प्रदान करती है। उसके बाद देखिए कि ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है, संवहन में, विकिरण में, प्रकीर्ण में या साथियों चालन में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो संवहन के साथ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, रोम में स्थित है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आपसे एग्जाम में साथियों बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ताप्ती नदी का साथियों आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बाकी सारी करती हैं। अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें साथियों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों खेल कूद के क्षेत्र में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए साथियों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की थी? तो साथियों चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि पेनिसिलिन जीन से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज किसने की थी, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, किस जनरल ने दिया था? तो किसने दिया था साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। जनरल और डायर ने दिया था, या आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों हर साल 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये साथियों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कुली के लेखक कौन है, बताइए। तो कुली के लेखक साथियों यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मुल्कराज आनंद का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि कुली के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद है। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है, तो साथियों जो एक कंपाइलर होता है ना, ये क्या होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या एक प्रोसेस होता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कभी भी आपके स्क्रीन पर साथियों एक कंपाइलर शब्द आ जाए तो कंपाइलर साथियों जो होता है ना, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? यकृत के साथ आपका आंसर जाएगा। उसके बाद देखिए पाक स्टेट, क्या पाक स्टेट संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है? वो दो ऐसे साथियों कौन से देश हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जिनके मध्य साथियों पाक स्टेट संधि है? तो भारत और श्रीलंका का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मैं आपको साथियों अगर बात करें शहनाई वादक की अगर बात करें, तो शहनाई वादक साथियों कौन थे? बिस्मिल्लाह खां थे, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कि शांत रस का स्थायी भाव साथियों क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका राइट आंसर हो सकता है। तो शांत रस का साथियों स्थायी भाव क्या होगा? निर्भेद होगा, या आप लोग ध्यान रखें कुछ, ठीक है। चलिए, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना साथियों कब की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। आंसर आपका बी के साथ। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। और संविधान की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष साथियों कौन थे? अब ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आंसर आपका जाएगा भाई सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग को, पूरी रीजनिंग को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल साथियों शून्य से उठाऊंगा और शिखर तक आपको ले जाऊंगा, यानी कि एक छोटी छोटी बात साथियों मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों के सीई है सबसे पहले, उसके बाद जीआई है, उसके बाद केएम है, उसके बाद ओक्यू है। तो यहाँ पर साथियों कौन से वो दो लेटर आएंगे जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लेटर पोजीशन मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप बात मानिए कि ए से लेकर जेड तक आप लेटर पोजीशन याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जे 10 पर होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, वी 22 पर होता है, जेड 26 पर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सी की लेटर पोजीशन साथियों क्या होती है, 3 होती है। ई की क्या होती है, 5 होती है। जी की बात करें तो 7 होती है और आई के साथियों 9 होती है। उसी प्रकार के की 11 होती है और एम की साथियों कितनी होती है, 13 होती है। ओ की 15 होती है और क्यू की साथियों 17 होती है। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों कि कितना कितना साथियों बढ़ रहा है। ये 3 से साथियों 7 हो गया है, यानी कि 4 की बढ़ोतरी हुई है। 7 से 11 हो गया है, 4 की बढ़ोतरी हुई है। 11 से 15 हो गया है साथियों, 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर साथियों जो बढ़ेगा ना वो 4 बढ़ेगा, यानी कि 19 यहां पर आ जाएगा। अब बात करें साथियों, ये 5 से 9 हुआ है, 4 की बढ़ोतरी हुई है। 9 से 13 हुआ है, 4 की बढ़ोतरी हुई है। और 13 से 17 हुआ है, 4 की बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर भी साथियों जब 4 की बढ़ोतरी होगी ना तो यहां पर साथियों 21 आ जाएगा। तो 19 पर होता है साथियों एस और 21 पर होता है यू। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, एस यू के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और एस यू कहां पर आएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर एस यू आएगा। तो जिनका भी आंसर साथियों यहाँ पर एस यू है, ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों एक सीरीज वाला प्रश्न यहाँ पर है, नंबर वाला सीरीज वाला प्रश्न है कि सबसे पहले 121 आया है, उसके बाद 253 आया है, उसके बाद 374 आया है और फिर 495 है। तो उसी क्रम में, उसी रूल के अकॉर्डिंग यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 50% लोग जहां पर जो इस क्लास को देख रहे हैं इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि साथियों जिस क्वेश्चन को आप जितना कठिन मानते हो ना वो उतना ही ज्यादा और आसान होता है। तो 121 अगर बना है, 253 बना है साथियों, आप लोग ये नहीं देख पा रहे हो कि इस एक एक को जोड़कर 2 बना है, 2 3 को प्लस करके 5 बना है, 3 4 को जोड़कर 7 बना है, 7 बीच में है, ठीक है। और 4 5 को जोड़कर कितना बना है, 9 बना है, जो कि बीच में है। तो उसी प्रकार यही रूल हम ऑप्शन में देखेंगे। क्या 5 और 2 जोड़कर 7 बनता है, 7 ऑप्शन में है? नहीं, मतलब 7 बीच में है तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 और 5 जोड़कर साथियों 10 बनता है, क्या 10 बीच में है? तो नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 5 और 6 साथियों जोड़कर 11 बनता है, क्या बीच में 11 है? तो बिल्कुल है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों वीडियो को आपने अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आया है कि सहमति का संबंध समझौते से है जिस प्रकार, उसी प्रकार असहमति का संबंध किससे होगा। देखिए अगर सहमति बनती है ना, ठीक है, अगर बात करते हैं साथियों सहमति होती है तो समझौता होता है, सहमति होती है तो क्या होता है साथियों, समझौता होता है। लेकिन जब असहमति होती है ना तो फिर समझौता नहीं होता, वहां पर साथियों विरोध ही होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा यहाँ पर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUQDO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TRAINING को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले लेटर पोजीशन का पूरा खेल होता है साथियों रीजनिंग में। जे की बात करें तो जे आपका 10 नंबर पर आता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है साथियों, ओ लिखा हुआ है जो कि 15 नंबर पर आता है। और यू आपका साथियों 21 पर आता है, आर 18 पर आता है, एन 14 पर आता है, ए 1 पर आता है और एल आपका 12 पर आता है। अब इसकी लेटर पोजीशन देख लेते हैं। एम आपका कितने पर आता है, 13 पर आता है, आर 18 पर आता है, एक्स आपका 24 पर आता है, यू 21 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद डी 4 पर आता है और ओ 15 पर आता है। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होगे कि 3 बड़ा है, 3 नंबर बड़ा है 10 से 13, वो यहां पर भी 3 नंबर बड़ा है, यहां पर भी 3 नंबर बड़ा है, मतलब सब हर जगह 3-3 नंबर की ही बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर बात करें साथियों जो यहाँ पर ट्रेनिंग लिखा हुआ है यहां पर भी 3-3 नंबर की बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले इसकी लेटर पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि लेटर पोजीशन में साथियों क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए
तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 17 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे फिर से 17 और 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। यानी कि बात करें साथियों 23 पर W होता है, 21 पर U होता है, 4 जो होता है वो D होता है, 12 की अगर बात करें साथियों L हो जाएगा, 17 हो जाएगा, Q पर 17 हो जाएगा, 12 की बात करें तो साथियों L होना चाहिए और फिर यहाँ पर Q होना चाहिए और यहाँ पर J होना चाहिए। तो ऐसा साथियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? WUDL, WUCL हो जाएगा, WUDL, WUDL। तो आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए साथियों इस वीडियो को देखने के बाद मैंने आपके लिए कुछ और मॉडल पेपर आपके लिए तैयार कर रखे हैं जो किस पर आधारित है? पूरे साथियों प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। अगर बात करें जैसा इस बार पेपर आएगा वैसे ही आप लोग उसमें क्वेश्चंस देखें। तो उसका मैंने क्या करा है साथियों, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग वॉच कर सकते हो। और साथियों एक ग्रुप है जिसमें SSC GD वाले के लड़के हैं, तो उस ग्रुप में भी आप शामिल हो जाइए कि जैसे कोई सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो उस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पे आप सभी लोग जरूर ऐड हो जाइए। चलिए खैर अगर बात करें साथियों यहाँ पर टाइपिस्ट की अगर बात करें तो प्लस का मतलब क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए आसानी हो जाती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस। जहां पर भी आपको दिखे ना तो प्लस का मतलब साथियों माइनस है। अगर बात करें साथियों माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है साथियों गुणा, और गुणे की अगर बात करें गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब भाग है। और साथियों बात करें अगर प्लस का मतलब क्या है, प्लस तो यहाँ पर हो गया ना भाग का मतलब। ठीक है, भाग का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये मैंने कट कर दिया। और भाग का साथियों मतलब जो यहाँ पर होगा, यानी कि जहां पर भी भाग होगा वहां पर आपको प्लस लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सामने नंबर है यहाँ पर। तो बात करें साथियों सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 30, 5, 5, 5 और 5। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गुणा है ना, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा की जगह पर आपको क्या लिखना है, भाग का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने भाग का निशान लगा दिया, भाग लिखा हुआ है, भाग की जगह पर हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो प्लस हमने यहाँ पर लगा लिया। उसके बाद माइनस लगा हुआ है, माइनस की जगह पर गुणा है तो गुणा हमने यहाँ पर लिख लिया, और प्लस है, प्लस की जगह पर माइनस है। अब आपने साथियों बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद गुणा को, फिर प्लस माइनस में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की जब 30 से भाग देंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 5 छंग 30 होता है। प्लस कर देंगे, उसके बाद गुणा वाला सॉल्व होगा, 25 यहाँ पर आ जाएगा, 5 पंजे 25 माइनस 5 आ जाएगा। 5 में से साथियों कितना जाएगा, 5 में से 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा, और इधर 6 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 26 आ जाएगा। और 26 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं साथियों क्या आपसे पूछने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए सबसे पहले साथी यहाँ पर हम एक पासा बना लेंगे, बहुत आसान है, ये समझ लीजिए ये प्रश्न इस क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है पूरी क्लास का। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर समझाया मतलब पूछा आपसे क्या जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए साथियों कि ये वाला जो है ना, अच्छा एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, हाँ ये वाला कलर मान लीजिए क्या है, ये वाला कलर साथियों लाल है। ठीक है, ये वाला जो आपकी ठीक है साइड है ना ये लाल है, तो पूछी ये जा रही है कि इसके विपरीत कौन सी होगी, इसके विपरीत कौन सा होगा रंग। तो इसका विपरीत को क्या होगा, इसका विपरीत भाई साहब यही तो होगा, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, इसका विपरीत यही तो होगा। ठीक है ना, इसका विपरीत ये होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रंग का विपरीत कौन सा होगा। अब मुझे ये बताइए क्या लाल रंग आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या आपको इसमें दिख रहा है, बिल्कुल इसमें ये वाला लाल हो जाएगा। पहले मैं आपको ऑप्शन भी एक बार दिखा देता हूँ, देखिए अब आपकी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो लाल रंग हमें यहां पर नजर आ रहा है और एक लाल रंग हमें यहां पर नजर आ रहा है, इसमें लाल रंग कहीं नहीं है। अब मुझे ये बताइए क्या लाल रंग साथियों, लाल रंग का विपरीत ये नारंगी हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। लाल रंग का विपरीत रंग क्या बैगनी रंग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये वाला भी कट हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसकी साइड वाली है ना, साइड वाली साथियों फलक है, ये इसकी विपरीत थोड़ी ना है। लाल रंग का साथियों विपरीत क्या नीला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये भी कट जाएगा।
अब बचेगा क्या साथियों, जामुनी रंग बनेगा, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे करो साथियों ट्रिक से, बहुत आसानी तरीके से। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। उसके बाद देखिए साथियों कि सीता को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसा कोई कठिन प्रश्न नहीं है साथियों ये। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि जो लोग भी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का साथियों सिलेक्शन हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2024 के वर्ष में आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल से साथियों अगर आप जुड़ चुके हो, या चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो एक सिलेक्शन आप आराम से लेकर जाओगे इस चैनल के माध्यम से। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, ठीक है भाई साहब, जो कि किसी विशेष माह की तारीख के 20 तारीख के बाद है। यानी कि जो शनिवार पड़ रहा है ना, वो 20 तारीख के बाद पड़ रहा है। वो 20 तारीख के बाद यानी कि 21 तारीख को भी शनिवार हो सकता है, 22 तारीख को भी हो सकता है, 23 को भी हो सकता है, 24 को भी हो सकता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि सीता को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि यानी कि शनिवार जो है ना वो किसी विशेष माह की, किसी भी माह की 20 तारीख के बाद है। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार था, तो सीता किस दिन किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल गया है, और उसी को पकड़कर हम उत्तर निकाल देंगे। यहाँ पर कहा यह गया है कि 1 तारीख को जो है ना साथियों वो क्या था, वो मंगलवार था। बस हो गया काम। 1 तारीख को जब साथियों मंगलवार होगा ना, तो दूसरा मंगलवार कब पड़ेगा, दूसरा मंगलवार साथियों 8 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मंगलवार साथियों 8 तारीख को पड़ गया, और उसके बाद तीसरा मंगलवार कब पड़ेगा, 15 तारीख को पड़ेगा, यानी कि इस पे भी मंगलवार पड़ गया। और उसके बाद चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, 22 तारीख को पड़ेगा चौथा मंगलवार। मतलब क्या है, जैसे कि अगर देखिए इसमें अगर आप कितना जोड़ दोगे, 7 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा साथियों, ये आपका अगला नंबर बढ़ जाएगा। मतलब हर नंबर में अगर 7 जोड़ दोगे तो अगला वही दिन आ जाएगा। अगर 1 तारीख को मंगलवार पड़ा है तो अगला मंगलवार 8 को पड़ेगा, उसके अगला मंगलवार 15 को पड़ेगा, फिर 22 को पड़ेगा। तो हमें इतना समझ में आ गया साथियों कि 22 तारीख को क्या है, 22 तारीख को मंगलवार है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 20 तारीख के बाद शनिवार कब पड़ेगा, इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, तो सीता अपने भाई से जो मिली थी ना वो 20 तारीख के बाद मिली थी। अब 20 तारीख के बाद जो मिली थी वो शनिवार को मिली थी। अब देख लेते हैं कि 20 तारीख के बाद सबसे पहला शनिवार कब आता है। तो 22 तारीख तक तो हमने दिन निकाल लिया, मंगलवार था। 23 तारीख को साथियों कौन सा दिन था, बुधवार था। और 24 तारीख को कौन सा दिन था साथियों, बात करें यहाँ पर थर्सडे था, गुरुवार कह सकते हैं हम लोग। 25 तारीख को साथियों क्या था, फ्राइडे था। और 26 तारीख को कौन सा दिन था, तो शनिवार था। इसलिए कुल मिला के साथियों आंसर आपसे जो पूछा गया था, शनिवार को कौन सी तारीख है, ऐसा पूछा गया था ना। हाँ, किस तारीख को अपने भाई से मिली, तो शनिवार को अपने भाई से मिली, और उस शनिवार को 26 तारीख थी। तो यहाँ पर आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, यदि बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरे को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, और नीले को जल कहा जाए, तो पक्षी कहां पर उड़ेंगे। बच्चा बच्चा जानता है साथियों, पक्षी हवा में उड़ते हैं। और हवा को यहाँ पर क्या कहा गया है साथियों, हवा को यहाँ पर क्या कहा गया, नीला कहा गया है, ठीक है ना। तो जब हवा को साथियों यहाँ पर नीला कहा गया है, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, नीले के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आपका मुंह अगर दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं साथियों, आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा इसको करके बतला देता हूं आपको। आपको 2 बातें यहाँ पर याद रखना है जो मैं आपको हर बार बताता हूं। आप एग्जाम हॉल में बैठे, आप ऐसे बैठे हैं, आपके साथियों पूरब जो होगा ना साथियों, वो पूर्व इधर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका दक्षिण जो होगा ना साथियों, वो दक्षिण आपका इधर हो जाएगा, और पश्चिम आपका जो होगा ना साथियों, वो पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, और उत्तर आपका साथियों इधर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए मुझे ये साइड कौन सी होगी, तो ये साइड कौन सी होगी, उत्तर है, पूरब है, तो ये साथियों साइड जो आपकी कहलाएगी ना, वो उत्तर पूरब कहलाएगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाली साइड क्या कहलाएगी, तो ये वाली साइड साथियों आपकी पूर्व दक्षिण कहलाएगी, ठीक है ना। ये वाली साइड दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, ये वाली साइड पश्चिम उत्तर कहलाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहते हो। तो यहां पर साथियों कहा गया है, फिर से मैं एक बता देता हूं, ठीक है।
मान लीजिए आप ये है, और एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सीधा हाथ जो होता है ना साथियों, सीधा हाथ वो दायां हाथ होता है और उल्टा हाथ जो होता है वो बायां हाथ होता है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बात करें साथियों, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा है, दक्षिण आपका ये हो जाएगा, पश्चिम आपका ये हो जाएगा, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि आप ये बैठे और आपका मुंह साथियों इधर को है, इसने कहा है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़े हो, बाईं किधर होता है, आपका उल्टा हाथ होता है, जब इधर मुंह करोगे तो बाईं हाथ इधर ही तो होगा साथियों, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट, अच्छा एक बात मुझे ये बताइए कि ये और ये कितना कोण बना रहा है, मगर जैसे कि अगर अभी ये है और ये हो जाए तो मैं कहूंगा साथियों 90 डिग्री घुमाया है मैंने, ठीक है। और अगर ये मैं कहूं तो ये 45 डिग्री घुमाया है, यानी कि यहां पर कोई था और इधर घूम कर आ गया, तो मतलब यहां पर था और ऐसे आ गया तो 45 डिग्री है, और अगर ऐसे था तो और ऐसे आ गया तो साथियों 90 डिग्री है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए साथियों। चलिए, तो अगर बात करें साथियों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए सबसे पहले 135 डिग्री का है ना, तो अगर 90 यहां पर इसका मुंह था, 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहां पर आ जाएगा। अरे भाई ये 90 डिग्री का तो ही कौन बना, 90 डिग्री कहेंगे तो यहां पर आ जाएगा। अब 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री घुमा दिया गया, 45 डिग्री और घुमाएंगे तो उसका मुंह इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि उसका मुंह साथियों पूर्व की दिशा आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है साथियों 135 डिग्री बाईं ओर घुमाने पर उसका मुंह किस दिशा में आ जाएगा, तो पूर्व दिशा में आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 17 है, 13 है और 221 है, उसके बाद 12 है, 19 है, 228 है। तो जिस रूल से साथियों ये बना है ना साथियों, ये उसी रूल से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि कुछ कैलकुलेशन करी गई है, कुछ भी करी गई है, जोड़ा गया है, घटाया गया है, स्क्वायर करके घटाया गया है। 13 17 से 221 बना है, मुझे ऐसा लगता है। 12 19 से 228 बनाए, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग जो इसमें रूल लगा है 13 18 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर बनेगा, इतनी सी बात आपको सिर्फ बताना है। चलिए, सबसे पहले इसको जोड़ोगे तो 221 बनना इम्पॉसिबल है। इसकी अगर गुणा करा लें साथियों तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि 13 और 17 की अगर गुणा करा ली जाए तो क्या ये बनेगा साथियों, ठीक है। तो 7 आपका 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 9 हो जाएगा, ठीक है। 13 यहाँ पर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा साथियों, 12 का 2 और ये आपका 221, बिल्कुल सही मिल गया आंसर। यानी कि इन दोनों की गुणा कराई गई है और ये आ गया। उसी प्रकार इसकी भी गुणा कराई गई है, देख लेते हैं। 9 दूना कितना होता है साथियों, 9 दूना 18 होता है, तो 8 आना चाहिए अंत में, बिल्कुल साथियों। अब अगर बात करें साथियों 8 कितने होते हैं, 8 आपके 24 होते हैं, तो अंत में 4 आना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके अंत में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब एक बार हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, एक बार गुणा कराकर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे साथियों। तो 8 आपका 24 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों 234 आंसर आपका यहाँ पर आएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 20 प्रश्न हिंदी के, 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न रीजनिंग के। मैंने यहाँ पर साथियों 20 प्रश्न हिंदी के भी आपको कराए, 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के भी आपको कराए, लेकिन यहाँ पर 10 प्रश्न मैंने रीजनिंग के लिए थे और 10 ही प्रश्न मैं आपके लिए मैथ के यहाँ पर लाया हूं। तो अब आपके सामने साथियों मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा समय भी मैं आपका खर्च करवाना नहीं चाहता और बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए ये भी मैं नहीं चाहता। एक छोटी सी वीडियो में आपका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देना चाहता हूं। चलिए, तो उसके बाद देखिए साथियों कि एक आदमी किसी काम को 12 दिनों में करता है, एक और आदमी है, दूसरा आदमी है, वो उसी काम को 16 दिनों में करता है। तो कौन आलसी ज्यादा हुआ, ये वाला दूसरा आदमी ज्यादा आलसी हुआ। तो अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। कभी भी आपसे साथियों पूछा जाए कि एक आदमी है भैया ए मान लेते हैं वो 12 दिनों में कार्य कर लेता है, दूसरा आदमी है बी मान लेते हैं वो 16 दिनों में कार्य कर लेता है, तो अगर साथियों ये ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस सवाल को, इस प्रकार के सवाल को, या 3 लोग भी हो जाते हैं कभी कभी, तो इसको कैसे करेंगे। पहला स्टेप आप यहाँ पर जो लेंगे ना, वो एक ऐसा नंबर यहाँ पर रखेंगे साथियों जो 12 के पहाड़े में भी आए और 16 के पहाड़े में भी आए। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। तो साथियों यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर होगा, देख लेते हैं साथियों। 16 कम 16 16 16 48 होता है, बिल्कुल 48 लिख लिया। तो अच्छा कितनी बार में आता है 12 के पहाड़े में, तो मैं कहूंगा 12 चौक 48, 4 बार में आता है। 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है, तो मैं कहूंगा 3 बार में आता है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी।
अब इसने ये कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। किस काम को? तो जो टोटल काम है ना वो ये नंबर कहलाएगा, यानी कि टोटल काम 48 है भाई साहब, टोटल काम 48 है। और ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ इन नंबरों का, टोटल काम 48 है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर ए एक दिन में 4 काम करता है प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। अब बच्चा बच्चा बता देगा कि टोटल काम 48 है और दोनों मिलकर एक दिन में साथियों 7 काम करेंगे, तो कितने दिन में ये 48 काम कर पाएंगे? तो इसको डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना है साथियों, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा। 7 छंग जब आपका 42 हो जाएगा ना, ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं साथियों। तो इसको देखिए, अब इस टाइप का आंसर आएगा 7 सही 6/7 या 6 सही 6/7। तो ऐसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, 48/7 को जब भी आप कट करोगे या तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आंसर हमको चाहिए नहीं है तो नीचे जो संख्या होगी वो नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर कितने आया? 7 छंग 42, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा साथियों। 7 छंग 42 आया और बचा कितना? अरे भाई 42 है ना, 48 है तो 6 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर साथियों 6 सही 6/7 दिनों में वो दोनों मिलकर कार्य कर लेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर पॉइंट में आंसर होता तो आप ऐसे कर देते, 7 एकम 7, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, यानी कि 6.8 दिन में वो पूरा काम करेंगे दोनों लोग। दो संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना है? 11 है, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है यानी कि लासा कितना है? 7700 है। इनमें से एक संख्या कितनी है? 275 है, तो दूसरी संख्या कितनी है? तो इस टाइप का क्वेश्चन साथियों हर एक बार में आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है साथियों? आपको कुछ नहीं करना है, लासा मासा का गुणा आपको करना है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है। ठीक है, मतलब दोनों लासा मासा का आप गुणा करेंगे, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, आप ऐसे कर देंगे। तो अगर दोनों लासा मासा का गुणा करें तो लासा कितना है साथियों? लासा आपका 7700 है। ठीक है, 7700 यहां पर लिख लिया। मासा आपका कितना है? 11 है, बिल्कुल साथियों 11 है। उसके बाद पहली संख्या मान लीजिए क्या है? 200, पहली संख्या 275 है और दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। अब इसको साथियों कैलकुलेट करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। 7700 गुणा 11 अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 275 यहां पर साथियों आ जाएगा। ठीक है ना, अब बराबर क्या आ जाएगा? बराबर x आ जाएगा, यानी कि x आपको निकालना है, वही दूसरी संख्या होगी और वही आपका आंसर होगी। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा, 5 चला जाएगा 55 हो जाएगा, 11 पंजे आपके 55 हो जाएंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये कटेगा साथियों, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, इसी तरह जाएगा और 0 ये 0 लग जाएगा। अब फिर से 5 से कट कर लेते, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना आपका साथियों कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं ये कैलकुलेशन यहाँ पर सही से आई। देखिए क्या था साथियों? 7700 और नीचे क्या था आपका? नीचे आपका साथियों था 25। ठीक है भाई साहब, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 चला जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पर 2 चला जाएगा, उसके बाद 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 0 लग जाएगा। 5 से इसको कट कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। और साथियों अब 40 डायरेक्ट काटेंगे ना, 2 नंबर एक साथ, तो 0 लगता है, और 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएंगे, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो 308 के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ है भाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि देखिए किसी भी क्लास में साथियों 100% स्टूडेंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कहा इसमें यह जा रहा है कि 60% जो विद्यार्थी थे वो पास हो गए, तो जाहिर सी बात है जब 60% बच्चे पास हो गए तो 40% बच्चे फेल होंगे। ठीक है, अच्छा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400 है। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए जब 60% बच्चा पास हुआ है तो 40% बच्चा फेल होगा, लेकिन इसमें दे रखा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यानी कि फेल की संख्या 400 है। 400 यानी इसका मतलब ये हुआ कि 40% का जो वैल्यू है ना, 40% 400 के बराबर है। अब जब कोई एक प्रतिशत हमें मिल जाता है कि 40% जो है वो 400 है, तो 100% हम आराम से निकाल लेते हैं। और वही इसमें पूछा गया है कि परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, यानी कि 100%
विद्यार्थियों की संख्या कितनी, कैसे निकालते हैं ये एक बार आप लोग देख लीजिए। 400 लगा लेंगे, ये जो 40 है ना, 40 नीचे आ जाएगा, गुणा आपका 100 लग जाएगा, ये 100 लगेगा ही लगेगा 100% बनाने के लिए। अब इस 40 से ये 40 कट जाएगा, ये 0 इसमें लग जाएगा, यानी कि 1000 साथियों कुल मिला के वहां पर बच्चे थे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर मतलब आपस में बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या है। अच्छा यहाँ पर एक बात साथियों कही गई है क्या कि अंक लास्ट में लिखिए संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्या ये प्रश्न है, बिल्कुल बहुत आसान सा ये प्रश्न है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं, यहाँ पर कहा गया है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने एक संख्या यहाँ पर लिखी कि ये एक संख्या है, मूल संख्या है, इनके अगर अंकों के स्थान परस्पर बदल देते हैं, यानी कि 9 पहले है 2 बाद में है, 2 पहले ले आते हैं 9 बाद में ले आते हैं, तो इनका अंतर इतना है, ऐसे करके इसमें कहा गया है। और इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 11 है, वो ये दे रखा है। ये तो मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया। अब मैं रियल सवाल पर चलता हूँ और उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या है, वो उसके अगर स्थान आपस में बदल लेते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 है। तो अगर 3 और 6 को जोड़ते हैं तो साथ ही 9 बनता है। इसमें कहा गया है संख्या के अंकों का योग 6 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। इनको जोड़ते हैं तो साथियों 6 बनता है, 3 और 3 को जोड़ते हैं तो 6 बनता है, 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 बनता है। अब या तो आंसर बी होगा, सी होगा या डी होगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें साथियों, अब यहां पर एक बात आई है कि 24 को अगर इसके स्थान अदल बदल कर दिया जाए, इनके 2 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 2 कर दिया जाए तो 42 बनेगा। क्या इनका अंतर 18 होगा, यही तो इसमें कहा गया है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर 42 में से 24 घटाएंगे तो इनका अंतर क्या 18 होगा। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, बिल्कुल साथियों 18 होगा। पहला ट्राई किया और पहला ही आपका आंसर आ गया, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब इसको ट्राई करें तो इसमें तो कोई ट्राई करने की है बात ही नहीं, 33 है साथियों, अंकों को बदलोगे तो 33 ही आएगा। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसको अगर साथियों ट्राई करेंगे तो यहां पर अगर बात करें इसके अगर अंकों को हम चेंज करें ना तो 24 हो जाएगा। अब 42 और 24 का साथियों अंतर क्या होता है, इसका भी अंतर 18 होता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये लिखा हुआ है कि मूल संख्या क्या है, तो मैं मानता हूं कि मूल संख्या 24 है। और इसमें कहा गया है कि परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, यानी कि जो हमें ये प्राप्त संख्या हुई ना, प्राप्त संख्या मूल संख्या से यानी कि 24 से, जो हमने मूल संख्या 24 मानी थी, 24 से 18 अधिक है। तो बिल्कुल साथियों 24 से 18 अधिक है ये, लेकिन हम यहां पर करेंगे तो ये 18 कम हो जाएगी, तो ये साथियों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसलिए आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी समचतुर्भुज का आधार 1.5 मीटर है, कितना है 1.5 मीटर, कोई समचतुर्भुज है या उसका आधार कितना है 1.5 मीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है 0.6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है। यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे साथियों पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है ना साथियों, वो आधार गुणा ऊंचाई ही होता है। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई ही होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है 1.5 आधार है और ऊंचाई क्या है साथियों 0.6 इसकी ऊंचाई है, तो इन दोनों को बस गुणा करा दो, आंसर आपका आ जाएगा। अगर एक सेकंड के लिए पॉइंट को हम भूल जाएं तो 15 छंग साथियों कितने होते हैं, 15 छंग आपके 90 होते हैं। अब कितने नंबरों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक नंबर ये एक नंबर ये, तो 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो आंसर हमें जो मिलेगा ना साथियों वो क्या, देखिए पॉइंट से पहले हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0.9 आंसर हमें मिलेगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये 0 लगा कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद जितने 0 आप चाहते हो बढ़ा लो, पॉइंट से पहले एक 0 आप बढ़ा सकते हो, सिर्फ एक। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन विद्यार्थी उपस्थित थे। क्या यहाँ पर साथियों कुछ मिसिंग है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 7/10 यहाँ पर आएगा। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यानी कि टोटल विद्यार्थी साथियों 40 हैं और एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे।
ठीक है। तो 40 का 7/10 कितना होगा? 40 का 7/10 साथियों 28 होगा। यानी कि 40 तो टोटल कुल मिला के विद्यार्थी हैं, लेकिन कितने उपस्थित हैं? 28 उपस्थित हैं। तो अनुपस्थित कितने हैं भाई साहब? अनुपस्थित कितने बने? 12 ही तो बने, क्योंकि 40 में से 28 घटाओगे तो 12 ही तो आएगा। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। 5 है, 10 है, x है, ये कोई नंबर ही होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मतलब इसमें से होगा कोई। ठीक है, 7 है, इसका औसत जो आता है वो औसत साथियों 6 आता है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता था कि 4 संख्याएं हैं, उनका औसत बताइए कितना होगा। तो हम देख लेते हैं साथियों, देख लेते हैं यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा? 6 आपका औसत हो जाएगा। कुल मिला के संख्याएं कितनी है साथियों? संख्याएं आपकी 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कि इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 6 चकु 24, 24 इनका जोड़ होना चाहिए। किनका 24 जोड़ होना चाहिए? 5, मैं आपको बता देता हूं ये भी किसका जोड़ होना चाहिए, 5 + 10 + x + 7, इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। अगर बात करें 5 और 10 15, 15 और साथियों कितना हो जाएगा? ये आपका 22 हो जाएगा। यानी कि साथियों 22 तो हमें मिल गया है। तो बच्चा बता देगा साथियों x बराबर 2 होगा, x का मान 2 होगा। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा था, x का मान आपका 2 हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगर आपकी कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरी यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की वहां पर कोशिश करूंगा। और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात साथियों मुझे बता देंगे। चलिए, A/B, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। A/B जो है ना वो 3:4 है, यानी कि A अगर 3 है तो B 4 है, तथा B/C 4:5 है, यानी कि B अगर 4 है तो C 5 है। तो मुझे ये बताइए A/C कितना होगा? देखिए अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास साथियों A/B है और अगर हमारे पास B/C है तो हम A/B/C निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? इसकी एक ट्रिक है। A/B कितना है? तो 3:4 है। आपको इस प्रकार से करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। B अनुपात कितना है? 4:5 है। B अनुपात कितना है? 4:5 है। तो A/B/C निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इस प्रकार से ऐसे करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले 3 की गुणा किससे करोगे? 4 से करोगे, ये आप कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर 4 की गुणा इससे करोगे, मतलब ऐसे चलेगा। सबसे पहले इसकी गुणा इस नंबर से, फिर इस गुणा इसकी गुणा इस नंबर से, इसकी गुणा इस नंबर से, इसकी गुणा इस नंबर से कराई 12 आया। फिर 4 की 4 से कराएंगे 16 आएगा। फिर 4 की 5 से कराएंगे साथियों 20 आएगा। तो क्या हुआ? यही तो हमारा निकल गया। A/B/C कितना हो जाएगा? 12:16:20। लेकिन इसको हम कट कर लेंगे, एक बार इसको हम छोटा बना लेते हैं ना, कट कर लेते हैं। तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 10, 2 धाम 20। और कट होता है? बिल्कुल होता है। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ये हमारा निकला है। अब अगर हमसे ये पूछा जाता है कि A/B/C का अनुपात बताइए, तो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर A और C का अनुपात पूछा है, तो A का अनुपात साथियों 3 है और C का अनुपात 5 है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो 3:5 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर B है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना दशमलव भाग है। कल को आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 10 ग्राम जो है ना वो 1 किलोग्राम का कितना दशमलव है, 5 ग्राम वो 1 किलोग्राम का कितना दशमलव है, 100 ग्राम ये 1 किलोग्राम का कितना दशमलव है। तो इसको करने के लिए 7 ग्राम लिखेंगे सबसे पहले, मतलब 7 लिख लेंगे। ठीक है, और बटे में साथियों क्या लिख लेंगे? 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम आएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करा दोगे। नीचे क्या है? नीचे 3 जीरो हैं, और 3 जीरो के जब कट करोगे तो ऊपर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये हो गए, अब पॉइंट लग जाएगा। तो कैलकुलेशन करके साथियों आपको क्या मिलेगा? 0.007 मिलेगा। इससे पहले भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, सिर्फ 1। तो ऐसा आप साथियों कहां पर देख पा रहे हो? ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे हो, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए आज की इस क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और उसमें पहले वर्ष 10%
और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो इन 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है साथियों। कितनी जनसंख्या है? 70,000 जनसंख्या है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो देखिए अगर 100% है और 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 110% ही तो हो जाएगी। तो पहले वर्ष में साथियों जनसंख्या 110% हो जाती है, प्रतिशत की जगह है ना, तो नीचे 100 लगता है, आपको मालूम होगा। दूसरे साल कितनी हो जाती है? 20% हो जाती है। मैंने आपको बताया था अगर 100 है तो 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 120 हो जाती है। तो 120% हो जाती है, बटे में 100 लगेगा। अरे भाई इसका ये 10%, मान लो कहीं पर अगर 10% लिखा है तो 10/100 हो जाता है, कहीं पर 20% लिखा है तो 20/100 हो जाता है। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब आपको साथियों क्या बताना है? 7 गुणा 11 गुणा 120 आपको बताना है। सॉरी, यहां पर तो जीरो आएगा ना, यहां पर जीरो आएगा, मतलब 7 गुणा 110 गुणा 120 का वैल्यू आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर साथियों बात करते हैं तो 11 की 7 से कराएंगे कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। 0 1 लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 12 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 12 सत्ते कितना होता है? 84। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सही तरीके से करके दिखा देता हूँ। 7 दूना आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर साथियों 77 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, तो 924 डबल जीरो, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका बढ़ा लो। ठीक है, तो 2 जीरो ये हो गए, तो 9 क्या आ जाएगा साथियों? 92,400 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि किसी शहर की जनसंख्या